विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। तो पिछले दिनों दिल्ली में बड़ा घटनाक्रम हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार अ, जाती रही और उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। पिछले लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह ये प्रयास कर रही थी दिल्ली के लोगों को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को ये बताना कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल सच में ईमानदार नहीं, बहुत बड़े बेईमान हैं। ये साबित करने की छटपटाहट में बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, जिसमें एक बड़ा आरोप था शराब की स्कीम आम आदमी पार्टी लेकर के आती है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसके पीछे रिश्वत ली गई है और लिकर माफियाओं के फेवर में ये पॉलिसी बनाई गई है और उससे मोटा पैसा लिया गया। जैसे गोवा और गुजरात का चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा, इसको लेकर के क्योंकि भारतीय जनता शुरुआत की कांग्रेस ने एक एफआईआर दर्ज कराई और उसमें तमाम सारा इन्वेस्टिगेशन की मांग हुई और आंदोलन टाइप का बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें लीड ली क्योंकि उनको एक मुद्दे की जरूरत थी और वो मुद्दा उनको मिला और उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया और जो केंद्र की सरकार है, गृह मंत्रालय है और एलजी है, सब ने मिलकर के आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन जो आबकारी मंत्री थे स- मनीष सिसोदिया जी, अ, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और इसमें एफआईआर हुई। बारी-बारी से मनीष सिसोदिया जी, फिर अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी जेल गए। बहुत नाम भी पार्टी के सामने आए। तमाम आरोप-प्रत्यारोपों का दौर चला और सीबीआई और ईडी दोनों मिलकर के इसमें कुछ भी ऐसा ढूँढ नहीं पाई जिसके आधार पे इन लोगों को और लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। अब देश की एक बड़ी समस्या ये है कानून व्यवस्था में कि आप किसी के ऊपर आरोप लगा देंगे, वो आरोप लगेगा, उस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर वो न्यायालय में केस चलेगा और केस सालों-साल चलता रहेगा, पता ही नहीं कि आप दोषी हैं, निर्दोष हैं। ये बड़ा मसला है इस देश का और इस पे प्रदेश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा भी था कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण जो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं उससे इतर हम कुछ काम करेंगे और राजनेताओं के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे और ये तय करेंगे कि 2 साल के भीतर ये तय हो कोई व्यक्ति निर्दोष है तो जेल जाए, अगर दोषी है निर्दोष है तो बाहर आए और दोषी है तो जेल जाए। इस तर्ज पे काम करने की बड़ी-बड़ी बातें हुई, लेकिन उस पर हुआ कुछ नहीं। ढर्रा वही चलता चला आ रहा है जो कांग्रेस के समय में था। कांग्रेस भी तमाम अपने सहयोगी जो दल के नेता थे और अंतर इतना है कि कांग्रेस सहयोगी दल के नेताओं को इस तरह से डराती थी, धमकाती थी और उनसे समर्थन लेती थी। अब भारतीय जनता पार्टी दोनों काम कर रही है। वो इस तरह के आरोप अपने सहयोगियों पे लगा करके उनको शांत करके अपने साथ रखती है और उनको ठंडे बस्ते में डाल देती है, जो बीजेपी में चला जाता है, जो उनके अलायंस में एनडीए के अलायंस में चला जाता है। उसको क्लीन चिट मिल जाती है या उनकी फाइलों को दबा दिया जाता है और वो उनके समर्थन में बने रहते हैं। साथ ही साथ वो अपने विरोधियों की छवि खराब करने के लिए भी इसका प्रयास करते रहते हैं। बहुत मामलों में ये सामने आया। बहुत आरोप लगाए नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के कांग्रेस के ऊपर तमाम सारे घोटालों के आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने और सत्ता में आने से पहले बड़ी-बड़ी बातें होती थी कि देश में सबसे बड़े लैंड माफिया अगर कोई तो रॉबर्ट वाड्रा है, उनको जेल भेजा जाएगा और कहीं कुछ हुआ नहीं बहरहाल उसके बाद। केवल अरविंद केजरीवाल के केस में और उससे ही संबंधित जयललिता का केस ले लीजिए, उनको भी इसी से सॉरी के कविता जो बीआरएस की नेता हैं, उनको भी इसी मामले से संबद्ध करके जेल भेजा गया। लिकर माफिया की डीलिंग बताया गया और ये दिल्ली का शराब घोटाला तथाकथित जो शराब घोटाला है उसको उससे जोड़ा गया और दोनों को दोनों पार्टियों को उसमें इन्वॉल्व किया गया जांच एजेंसियों की तरफ से। तो अगर बात करें ये कि राजनीतिक उठापटक में अगर किसी को जेल जाना पड़ा या इस तरह की जो प्रताड़ना झेलनी हो, बार-बार इन्वेस्टिगेशन के लिए समन होना और आना और उस खबरों की सुर्खियाँ बनना, तो ये केवल आम आदमी पार्टी को लेकर के हुआ और साथ ही राजद के लालू प्रसाद यादव जी को लेकर के हुआ, उनके परिवार को लेकर के हुआ। अब बात ये आती है कि आखिर इसकी सच्चाई है क्या? तो ये तो न्यायालय तय करेगा और न्यायालय तय करेगा किस आधार पे? जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ, जो जाँच की जो संस्थाएँ हैं, ईडी और सीबीआई जो तथ्य जुटाएँगी अपनी जाँच में वो कोर्ट में पेश करेंगे और उसके आधार पे ये तय होगा। तो ये तो अब लंबा चलने वाला अंतहीन सिलसिला है। तब तक तो इसी पेशो-पेश में कौन ईमानदार और कोई कौन बेईमान ये कैसे साबित हो। इस बीच में बड़ा हल्ला हुआ कैग की रिपोर्ट को लेकर के।
कि दिल्ली में कैग की रिपोर्ट आई है और उस कैग की रिपोर्ट में तमाम भ्रष्टाचार, चूँकि लिकर पॉलिसी वाले मामले में तो कुछ बहुत कहने को रहा नहीं, मामला कोर्ट में है और साबित भी नहीं हो पा रहा और कुछ हो भी नहीं पा रहा उसमें, मतलब कोई सबूत भी नहीं मिल पा रहे। तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई एक कैग की रिपोर्ट का ज़िक्र चुनाव से ठीक पहले, और बड़ा ऊधम मचाया गया कि इसको टेबल नहीं होने दिया, रोक दिया कैग की रिपोर्ट को, और कैग की रिपोर्ट में बड़े खुलासे होने वाले हैं, बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे होने वाले हैं। तो कैग की रिपोर्ट, इससे पहले एक हमारे सीएजी हुआ करते थे विनोद राय साहब, उनकी भी एक रिपोर्ट आई थी जिससे पूरी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खुलासे की बात हुई। बहरहाल उसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार चली गई एक भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन में, और उस कैग की रिपोर्ट के आधार पे जो खड़ा हुआ आंदोलन था, उसपे तमाम जाँचें हुई। जाँचें होने के बाद आज तक किसी भी उसके केस में किसी को सज़ा नहीं हुई और सारे लोग धीरे-धीरे करके करके बरी हो गई। ये कैग की विनोद राय की जो रिपोर्ट थी उसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। तो इस तरह की निराधार और तथ्यहीन रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। अब दिल्ली की कैग की रिपोर्ट क्या कहती है, उसमें भ्रष्टाचार के बहुत बड़े-बड़े मामले हैं। कौन-कौन से भ्रष्टाचार के मामले हैं, भारतीय जनता पार्टी को सब पता है। संदेह यहाँ पैदा होता है। कारण ये है कि कैग की जो रिपोर्ट है वो गोपनीय है, और जब तक सदन के पटल पर नहीं जाती है तब तक वो सार्वजनिक नहीं होती, और उसकी जानकारी केवल सीएजी और सीएजी से संबंधित लोगों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं होती है, जब तक वो सदन के पटल पर न रखी जाए। फिर सवाल ये उठता है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से लेकर, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के और उनके संगठन के छोटे-बड़े नेताओं तक को कैग की रिपोर्ट के बारे में क्या कैसे पता चला जिसका वो दावा करते घूम रहे हैं? तो सवाल तो एक ही खड़ा होता है। लेकिन अगर कैग का ज़िक्र होगा, तब आप मानिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ी हैं, और एक कैग की रिपोर्ट और आई है जिस कैग की रिपोर्ट की वजह से भारतीय जनता पार्टी में इस समय खलबली मची हुई है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको मैनेज करने में लगी हुई है। एक तरफ कैग की रिपोर्ट का रोज हवाला देते हुए खबरें चलाई जा रही हैं कि दिल्ली में सदन जैसे ही प्रारंभ होगा, सोमवार से सदन प्रारंभ होने जा रहा है, सदन जैसे ही प्रारंभ होगा उसके बाद कैग की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी। सारे टेलीविजन चैनल्स की हेडलाइन है, और आप मानिए कि ये तांडव रविवार और सोमवार और मंगलवार खूब डिबेट होगी, खूब चर्चा में होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक कैग की रिपोर्ट और है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, और आप समझ लीजिए कि इसकी भनक भी आपको लगने वाली नहीं। प्रिंट मीडिया के थ्रू कुछ जगह से खबर आपको मिल सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकती है, और वो आप तक पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, लेकिन ये खबर सुर्खियाँ बटोरेगी पूरे देश में, दिल्ली की कैग की रिपोर्ट है। अब मैं जिस कैग की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो उत्तराखंड के कैग की रिपोर्ट है, और कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तराखंड में एक बड़ा घोटाला हुआ है। अ, कर्मकार बोर्ड है, जो भवन निर्माण से जुड़े मज़दूर हैं और जो रोज़मर्रा के दिहाड़ी मज़दूर हैं, उनके वेलफेयर के लिए एक बोर्ड बनाया गया, कर्मकार बोर्ड, जिसमें तमाम हाथ के दस्तकारी वाले तमाम जो मज़दूर हैं उनका उसमें वेलफेयर स्कीम आती है उसके थ्रू, और उसमें वो उसके लिए बोर्ड बना हुआ है। उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ। वो कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि कर्मकार बोर्ड ने साइकिलें खरीदी कोविड पीरियड में, और साइकिलें जो खरीदी वो एक आईटी कंपनी से साइकिलें खरीदी। तो आप सोचिए कि साइकिल खरीदी गई किस कंपनी से, जो रजिस्टर्ड है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए। अब इसके ये साइकिल खरीद घोटाला हो गया। उसी के साथ में टूल किट खरीदी गई कर्मकारों के लिए, कि अगर कोई लकड़ी का काम करने वाला है, कोई वेल्डिंग का काम करने वाला है, कोई और काम कर रहे हैं, जो मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, भवन निर्माण वाले, उनके लिए टूल किट्स खरीदी गई। उसमें ये घोटाला हुआ कि टूल किट खरीदी गई और वो पता ही नहीं चली कहाँ चली गई टूल किट। साइकिलें जो खरीदी गई उसमें भी यही स्थिति है कि साइकिल खरीदी तो गई, लेकिन हकीकत में साइकिल डिलीवर हुई कहाँ पता ही नहीं। वो स्टॉक में भी नहीं है, और डिलीवर कहाँ हुई इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उत्तराखंड सरकार को लेकर के, कर्मकार बोर्ड में एक बड़ा घोटाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चूंकि फैक्ट्स मैंने कुछ निकाले हैं और उनको मैं आपको पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ कि कल्याण बोर्ड में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उसमें केंद्रीय मंत्रालय के आदेश के विरुद्ध बोर्ड ने घरेलू सामान खरीदे। ऊपर से उनमें साइकिल और टूल किट कहाँ गई पता नहीं चला। साइकिल खरीदी और टूल किट खरीदी और साइकिलें कहाँ चली गई ये पता नहीं चला।
दूसरा एक इसमें ये है कि कोविड काल में अपात्र लोगों को राशन की किट बाँट दी गई, जिनको राशन की ज़रूरत नहीं थी और उनको किट बाँट दी गई और तमाम फर्जी नामों से किट बाँट दी गई। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, इसका कहीं ज़िक्र नहीं होगा, दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट का ज़िक्र होगा। ये आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि एक स्कीम और है कर्मकार बोर्ड की कि जो श्रमिक हैं उनकी बेटियों की निर्धन श्रमिक और जो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए वो पैसे देते हैं। तो उसमें नियम विरुद्ध तरीके से 7 करोड़ न 19 लाख रुपए बाँट दिए गए। ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि नियम विरुद्ध बाँटे गए। तो अब श्रमिकों की बेटियों या महिला श्रमिकों के विवाह के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता का नियम तोड़कर बोर्ड ने 1 लाख रुपए, जो नियम था वो ये था कि 51,000 रुपए तक इन श्रमिकों की बेटियों की शादी में दिए जा सकते हैं, जो पात्र हैं, जो उस दायरे में उनके बनाए हुए जो मानक हैं, उनके दायरे में आते हैं, उन लोग 51,000 रुपए तक। तो पहले तो वो जो मानक का दायरा था उसको तोड़ दिया गया और दोबारा वो दूसरी बार में उसकी जो लिमिट है उसको तोड़ दिया, 51,000 की जगह 1 लाख रुपए तक की राशि इसमें दी गई है। ऐसा और ये 1468 लाभार्थियों को 7,19 करोड़ रुपए से ज्यादा बाँटे गए, इनकी पात्रता भी सुनिश्चित नहीं की गई। अपने कार्यकर्ताओं को दे दिए होंगे, अपने तमाम लोगों को दे दिए होंगे, इसमें तमाम एक माफिया भी काम करता है, जो कमीशन लेता है और लोगों को अपात्र लोगों को भी दिलवा देता है, तो ये भी खूब रहा होगा। दूसरा ये है कि किसी भी श्रमिक की मृत्यु अगर हो जाती है, तो उसको 60 दिन के भीतर जो योजना का लाभ होता है, जो मिलता है, उसमें पैसा जो मिलता है उनको वो दिया जाना चाहिए। वो नहीं दिया गया, बहुत लोगों ने अप्लाई किया, तो जो जेन्युइन काम होना था, वो नहीं हुआ। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें प्रसूति योजना के माध्यम से मातृत्व लाभ जो 10,000 रुपए दिया जाता था, वो बढ़ा करके 15,000 और 10,000 दिया जाता था, वो बढ़ा करके 15,000 और 25,000 रुपए तक कर दिया गया। जबकि उसमें था ये कि उसको 10,000 रुपए तक वो दिया जाएगा। 225 मामलों में 19,75,000 रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर बोर्ड ने गैर पंजीकृत 5,47,274 लाभार्थियों को 215 करोड़ रुपए का लाभ दे दिया। और सबसे मजेदार चीज ये है कि ये जो सारा कुछ घोटाला हुआ है, टूल किट खरीदी गई, राशन किट खरीदी गई और जो साइकिलें खरीदी गई बांटने के लिए श्रमिकों को, कर्मकारों को, वो खरीदी गई एक आईटी कंपनी से, जो आईटी की सेवाएं देने के लिए सूचीबद्ध है, लेकिन उससे साइकिलों की डिलीवरी ली। आप सोचिए कि ये हालत है। अब सबसे बड़ी चीज एक ये है कि एक तो ये अपात्र लोगों को उसमें बांटी गई, तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो टूल किट खरीदी गई, जो राशन किट खरीदी गई, जो साइकिलें खरीदी गई, वो न तो स्टॉक में है और न जो बांटी गई जिन पात्र लोगों की सूची है वो भी गायब है। खरीदी भी गई, नहीं खरीदी गई, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस सीएजी की रिपोर्ट की कोई चर्चा नहीं होगी। चलते चलते मैं आपको एक बात और बता दूं कि तमाम सारी योजनाएं सरकार घोषित करती है और तमाम घोषणाएं होती हैं, तमाम तरह की लोक लुभावन घोषणाएं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में एक टिप्पणी भी दी और उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो फ्री वी की योजनाएं हैं, जिससे लोगों में काम न करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, नकारापन बढ़ता है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके द्वारा भी मूर्ख बनाने का प्रयास कैसे होता है। अभी आपने भी शायद पढ़ा हो कहीं खबरों में और आपको भी जानकारी मिली हो कि महाराष्ट्र में कहा गया था कि लाड़की बहना योजना जो भी थी, उसके तहत लोगों को, महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। अब पता चल रहा है कि उसमें से इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन से ठीक पहले जिन महिलाओं को पैसा दिया गया, उसमें से 9 लाख महिलाओं को अपात्र बता करके उससे बाहर कर दिया। अब सबसे बड़ी चीज एक ये है कि अगर वो अपात्र थी, तो आपने उनको उस योजना का लाभ चुनाव से पहले क्यों दिया? दूसरा ये अगर दिया था और उनकी पात्रता गलत थी, तो उसके लिए दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाएगा क्या? ये तो बात ठीक है, अगर पैसा आपने दिया है, इसमें महिलाओं का क्या दोष? वो तो वापस नहीं लेना चाहिए और सरकार ले भी नहीं रही है। लेकिन अपात्र लोगों की सूची कैसे तैयार की? इसके गुनहगार कौन है? सरकार के
जो बजट है सरकार का, जो खजाना है, उसको चूना लगाने वाले कौन हैं? और पात्रता की श्रेणियाँ आप पहले से तय क्यों नहीं करते हैं? जैसे दिल्ली में भी घोषणा हुई कि हर महिला को ₹2500 दिया जाएगा, आम आदमी पार्टी ने कहा था ₹2100 दिया जाएगा। अब दोनों एक-दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, वो कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट में पास क्यों नहीं किया? और सरकार कह रही है हमारा एजेंडा 5 साल का है, हम तो जब चाहेंगे तब करेंगे। लेकिन दबाव बढ़ता देख सरकार ने घोषणा की है कि 8 तारीख से वो 8 मार्च को महिला दिवस है और वो पैसा महिलाओं के खाते में जाना चालू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 15 दिन का टाइम है, कुछ पता नहीं कैसे होगा। बहरहाल सरकार की घोषणा है, उन्होंने की है। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये कि इसके लिए भी पात्र महिलाओं को ही मिलेगा। पात्र महिलाएँ कौन होंगी? पात्रता के मानक क्या होंगे? और वो तय कहाँ से होगा? क्या कोई सरकारी स्कीम बनेगी इसके लिए? कोई मापदंड तय किए जाएँगे या वो सूचियाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के कार्यालयों से बन करके आएँगी? बड़ा सवाल है। दिल्ली की सारी महिलाओं को ₹2500 की जो स्कीम है, उसके द्वारा एक बार फिर छला गया है, ठगा गया है। इसीलिए कहते हैं हमेशा वोट विचारधारा के अनुसार जो चाहते हैं सरकार से अपनी अपेक्षाएँ जो हैं, वो कम से कम इस तरह की तो ना रखें, तो ज़्यादा बेहतर है। देश के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए वोट दीजिए। फिर मिलेंगे अगली किसी खबर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।